ओके, वेलकम टू विन एकेडमी। विन एकेडमी के इस चैनल पर या डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिस पर बात करेंगे। अलग अलग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कई स्टूडेंट्स हैं, जिनसे बात करके पता कर पाएंगे किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के नए नए आयाम हैं, किस प्रकार से आयाम है उसको कवर करेंगे। उन सभी आयामों को कवर करेंगे जो वर्तमान और पिछले कई समय में जो कि अलग अलग मापदंड रहे हैं महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में, या फिर कई सारे की फेजेस आते हैं जो कि कठिनाइयों के दौर आते हैं। इस सभी को चर्चा करेंगे, किस प्रकार से सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी, महिलाओं को ज़रूरत पड़ सकता है हमें। कई सारे फेजेस हैं इसके, कई कई सारे पॉइंट्स हैं, नए नए आयाम होगा, उन सभी को जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। और सबसे पहले मैं पहुंचता हूं एक महत्वपूर्ण है जो टॉपिक्स पर, और एक चर्चा के दौरान में एक स्टूडेंट के पास पहुंचते हैं जो बताएंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं और इस पर अपना विचार रखेंगे। तो इसे ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले पहुंचता हूं मैं यहाँ पर। ऋतु यहाँ पर बताएंगे कि आप अपना विचार किस प्रकार रखते हैं इस पर, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में। यस ऋतु। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है नारी सशक्तिकरण। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1900 के आरंभ में हुई थी। वर्ष 2008 में न्यूयॉर्क की एक कपड़ा मिल में काम करने वाली करीब 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने तथा बेहतर तनख्वाह और वोट का अधिकार देने के लिए प्रदर्शन किया था। इसी क्रम में 1909 में अमेरिका की ही सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार नेशनल वुमेन डे मनाया गया था। वर्ष 2010 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने का फैसला किया गया था। 1911 में पहली बार 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसे सशक्तिकरण का रूप देने हेतु ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में लाखों महिलाओं ने रैलियों में हिस्सा लिया। बाद में वर्ष 2013 में महिला दिवस की तारीख 8 मार्च की तारीख को कर दी गई। तब से हर 8 मार्च को पूरे विश्व भर में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए और उन्हें सशक्त करने के लिए बहुत पहले से कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्य की शुरुआत राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने की थी, जिनके प्रयासों से नारी में संघर्ष क्षमता का आरंभ होना शुरू हो गया था। इसी क्रम को और आगे बढ़ाया गया। अन्य नेताओं ने इन सबके साथ महिला सशक्तिकरण की राह में गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को भी नकारा नहीं जा सकता है। भारत में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से ही रहा है, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों एवं पुस्तकों में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाजों, विश्वास एवं विचारधाराओं का भी महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है। आजादी के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए। इनमें शिक्षा का प्रयास हुआ है। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं। इनके बावजूद भी उनके प्रति किए जाने वाले अत्याचार एवं अपराधों में कोई उल्लेखनीय कम नहीं है। हमारा भारत देश जो है एक पुरुष प्रधान देश है। भारत में ही नहीं वरन विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुष की प्रधानता पाई जाती है। वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता एवं शक्ति को स्थापित एवं साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। स्त्रियों पर पुरुषों का आर्थिक हमारे देश से नारी का जीवन उनके भय, आशंकाओं और हाथों के ऐसे जड़ता है। उसमें आत्मरक्षा तथा स्वावलंबन का विकास ना तो परिवार करता है न समाज। यही कारण है कि वह अपने ऊपर होने वाले अपराधों को सहने के लिए विवश है। संचार माध्यमों द्वारा नारी की विकृति छवि प्रस्तुत करना स्त्रियों पर बढ़ते अपराधों का मुख्य कारण संचार माध्यमों, विशेषकर फिल्म तथा विदेशी चैनलों द्वारा दिखाई जा रही नारी की छवि है। सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जिसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है। महिलाओं पर होने वाली यस ऋतु, इसके जस्ट पहुंच रहे हैं आपके पास, फिर से इस पर बात करेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं। मैं ये संजीता अपने विचार रखेंगी, उसके बाद आपके पास पहुंचते हैं। यस संजीता।
महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि रितु ने बताया महिला सशक्तिकरण के विषय में, तो उसके अगला कड़ी हम देखते हैं। महात्मा गांधी का विचार है कि स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है। जिस समाज में नारी की स्थान जितनी अधिक सम्मानजनक होती है, वह समाज उतना ही अधिक प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज में नारी का स्थान जो है सदैव महत्वपूर्ण रहा है। जब समाज सशक्त और विकसित होता है, तब राष्ट्र का निर्माण भी मजबूत होता है। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में नारी की केंद्रीय भूमिका रही है सदैव से ही। माता के रूप में नारी को प्रथम गुरु माना जाता है। जॉर्ज हर्बर्ट के अनुसार माता जो है वो 100 शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। नारी का जो स्थिति को हम इस तरह से देख सकते हैं। भारतीय समाज में वैदिक काल में नारी का स्थान बहुत सम्मानजनक था और हमारा अखंड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना जाता था, किंतु कालांतर में नारी की स्थिति में ह्रास होते आया है। मध्यकाल में जो नारी की स्थिति थी वो सबसे चरम सीमा तक ह्रास में पहुंच गई थी और नारी को जो है परंपराओं एवं रूढ़ियों से सदैव जकड़ा जाता है, जिससे वो अपना व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नहीं कर पाती। और प्राचीन काल से ही सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनेक अत्याचार होते आए हैं नारी पे, जो कि अत्यंत राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र। संजीता, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। यस संजीता, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे आपके। इस पर मैं आपके पास फिर से आऊँगा। आपने कई सारे पॉइंट्स रखे हैं जिसमें नारियों की स्थिति के बारे में परिकल्पना जिस तरह से किया गया है उन सभी को आपने रखा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मैं पहुंचता हूं सुखपाल, आपके पास। आप अपने विचार के माध्यम से बताएं कि नारियों की क्या स्थिति है, नारियों की किस प्रकार से समाधान करना, मतलब कि समस्याओं को फेस करना हो रहा है, वर्तमान समय में किस प्रकार से ज़रूरत है नारी सशक्तिकरण की। इन सभी को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। जी सर, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला की उस क्षमता से है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़ी सभी निर्णय स्वयं ले सके, अर्थात महिला परिवार और समाज की बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माण करता खुद हो। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व के सभी देशों में चिंतनीय मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनेक महिला सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास नहीं हुए। हमारे देश में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महिलाओं को पंचायतों तथा स्थानीय निकायों में संरक्षण का व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान के माध्यम से भी महिलाओं को विभिन्न संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। महिला को सशक्त बनाने के लिए उनको सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 9 सितंबर 2005 को पैतृक संपत्ति में बेटे के समान बेटी को भी अधिकार देने का कानून बनाया गया। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 आदि पारित किए गए। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जो कि महिलाओं के संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को ठीक ढंग से लागू करता है। महिलाओं को हितों को ध्यान में रखते हुए 9 दिसंबर को भारत में बालिका दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बालिका सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, डायरी क्लिनिक योजना आदि जैसे अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज के आर्थिक युग में महिला सशक्तिकरण की धारणा से महिला अधिक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हुई हैं।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं का कुल कार्य बल उत्पादन के योगदान दे रहे हैं, उसमें भारत की अगर पूरा दें उसमें तो जीडीपी जो है वो 27% बढ़ जाएगा। महिलाओं की भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए हमारी सरकार भी लघु उद्योग स्वरोजगार की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी सुधार आया है, किंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी लक्ष्य दूर है। 21वीं सदी में हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसके लिए कल्याणकारी योजना को लाना होगा। देश की एक एक जो नारी है उसको न केवल शिक्षित और जागरूक बनाना है, बल्कि उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सम्मानजनक स्थिति तक लाना है। अतः समाज में ऐसा वातावरण। जी सर। यस आपके पास फिर से मैं पहुंच रहा हूं। जस्ट मैं इसके पहले काफ़ी आपने अच्छे से पॉइंट्स रखे। जीडीपी के आधार पर भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स रखा कि जीडीपी के जो है दर है वो बढ़ सकता है, मतलब जीडीपी रेट में जो वृद्धि हो सकती है, ये सभी अच्छी बातें पॉइंट्स रखें। आपके पास फिर से मैं पहुँचता हूँ। मंजू माहेश्वरी अपना ओपिनियन रखेंगे इस पर, क्या ओपिनियन है आपका इसके विचार पर? सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपने जीवन से सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल 1975 में मनाना शुरू किया। 1970 में संयुक्त महासभा यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने सदस्य देशों को महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति के लिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में घोषित करने के लिए आमंत्रित किया। ओके, गुड पॉइंट्स। चलिए इसके बाद मैं पहुंचता हूं आपके पास फिर से, लेकिन यहाँ सबसे पहले आप बताएंगे रितु इस पर अपने ओपिनियन रखेंगे किस प्रकार से महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं प्रयास हैं, और साथ ही साथ में महिला अपने स्वयं से किस प्रकार से सिद्ध कर रही हैं, अपने सशक्तिकरण के माध्यम से किस प्रकार से वर्तमान में कई सारी महिलाएं हैं जिनका नाम हम देख सकते हैं सामने में, फ्रंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जहां महिलाओं के द्वारा कई सारे कार्य किए जा रहे हैं और फ्रंट लाइनर हो कर के सामने में आ रही हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर डिफेंस या फिर किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं महिलाओं को। तो इस प्रकार से हम इनके जो कार्यशैली हैं काफ़ी इससे पूरे वैश्विक तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर अपना विचार रखें, अपने पॉइंट्स रखेंगे, कंक्लूड कीजिएगा इसको रितु। महिलाओं पर जो अपराध होते हैं बारे में तो हम मीडिया और न्यूज चैनल कहीं कुछ न कुछ दुर्घटना होते रहती है और जो यस ले जाते हैं तो उस पे ऊपर अत्याचार करता है और उसको डिमांड करने के लिए कहा जाता है घर से कि तुम ये मंगा वो मंगा, इस तरीके से उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और भ्रूण हत्या है जिसमें महिलाओं को पहले जमाने में पता नहीं रहता था कि मतलब घर में लड़का है लड़की है तो बच्ची के बाद ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। अब टेक्नोलॉजी आने के बाद मतलब बच्चा पता है जब उसमें लड़की है तो बालिका है तो उसमें पहले से उसको कोख में उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर भगा ले जाने का पढ़ाते हैं, घरेलू हिंसा अनैतिक व्यायाम, ये सब अपराध महिलाओं पर हो रही है। महिलाओं के जीवन में जो कानून बनाया गया है उत्तराधिकारी एक्ट महिलाओं जो है अपना
Okay, Ritu, your voice is not clear. Yes, आपराधिक रितु, योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर. अच्छे से आपके वॉइस नहीं पहुंच पा रही है. मैं आपके पास फिर से पहुंचूंगा. इसके पहले देखते हैं यहाँ पर अपना विचार रखेंगे. सरिता, इस पर कंक्लूड करेंगे. क्या है आपका विचार इस पर? महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं की प्रगति व उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है. महिला सशक्तिकरण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है. ग्रामीण भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसके मुख्य बिंदु: तेजी से फैलते हुए सशक्तिकरण की वजह से समाज में रहने वाली पुरुषों के अन्याय से पीड़ित सभी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता हो गई थी, जिस कारण किसी भी काम के लिए उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, बल्कि इस समाज में उनकी जगह भी पुरुषों के समान कैसी की जाए, उन पर सभी महिलाएं ध्यान देने लगी थी, जिनमें उन्होंने वो सभी अधिकार प्राप्त किए जो पहले के संपर्क में समय सिर्फ पुरुषों के हाथों में थी. महिलाओं पर अन्याय: महिलाओं को आज के आधुनिक युग में भी पुरुषों के जैसा मान सम्मान नहीं मिलता है और महिला के साथ महिला उत्पीड़न, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, विधवा प्रथा आदि का सामना करना पड़ रहा है. महिला सशक्त होने के उपाय: सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए. महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वो भी पुरुषों के समान सफलता हासिल कर सके. महिलाओं के विकास के प्रयास व योजनाएं: सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लागू किया गया है. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वाधार घर योजना, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम, समान वेतन योजना आदि लागू किए गए हैं. ओके, वेरी गुड पॉइंट्स. यस सरिता, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे आपके. जो महिलाओं के संदर्भ में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स जो कि रिसेंट में टॉपिक्स में रिलेटेड हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सुखपाल, आप अपने विचार को रखिए इस पर. किस प्रकार से महिलाओं के संदर्भ में हम और आप मिल करके या गवर्नमेंट मिल करके किस प्रकार से इसे समाधान कर सकते हैं? जो परेशानी है, समस्याएं आ रही हैं, किस प्रकार से महिलाएं इस पर काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं और वर्तमान में यह खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं. महिलाएं काफ़ी हर क्षेत्रों पर अभी वर्तमान में इनकी उपलब्धता दिखाई देने लग रही हैं. ठीक है, इस पर आप अपना विचार रखेंगे. समाज में ऐसे वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें महिला हिंसा पर रोक लगाई जाए. सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से घर की चौखट की दहलीज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता बनाया जाए. केवल शक्ति और अधिकार ही महिलाओं की मदद नहीं कर सकते. उनको खुद सशक्त बनने के लिए उन्हें स्वयं अपने कमर कसनी होगी. अतः अंत में यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश सफलता के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक कि महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर ना चलें. ओके, गुड पॉइंट्स. Okay. Very good points. Okay. Very nice. Yes, Ritu. Put on your point. जी सर. सर, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको बताना चाहूँगी. आपराधिक प्रक्रिया हिंसात्मक सेक्शन नंबर 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपने नाम की गोपनीयता बनाए रखने का पूरा अधिकार है. एक महिला को जीने का अधिकार देने के लिए लिंग की जांच और उसकी हत्या के खिलाफ कानून निर्मित है. यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर
हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। महिलाओं को जांच लंबित होने तक 90 दिन की पेड लीव का प्रावधान। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होनी चाहिए। रेप की शिकायत हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार है। पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता का हक, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार है। महिला अपनी शिकायत, बहुत सारी महिलाएं होती है जो अपना शिकायत नहीं कर पाती है, तो उनके लिए कहाँ पे करना चाहिए शिकायत? 100 नंबर की जो डायल नंबर होती है, दूरभाष नंबर, उस पर 100 नंबर पर सूचना दे सकती है। इसके अलावा प्रत्येक महिला अपनी शिकायत को नजदीकी पुलिस थाने में भी दर्ज करा सकती है। बहुत सारी महिलाएं होती है जो अपने हक की लड़ाई नहीं कर पाती हैं। वो क्यों नहीं कर पाती हैं, इसके बारे में बोलना चाहूंगी। खुद को बड़े कदम उठाने के लिए स्वतंत्र नहीं समझती हैं। साक्षरता की कमी है, जटिल न्यायिक प्रक्रिया है, लोक लाज का डर, भावनात्मक सोच, पुरानी सोच। और सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया गया था। किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना बनाई गई है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वधर घर योजना, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, फ्री सिलाई मशीन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। ओके, गुड पॉइंट्स, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि महिलाओं के द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं सरकार के। अच्छा, हम पहुंचते हैं इसमें मंजू के पास है, मंजू माहेश्वरी, जो अपने विचार के हिसाब से ये कंक्लूड करेंगी और किस प्रकार आपके अपने विचार इसमें रखना चाहेंगी। यस। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक पदों पर हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने की बात। शिक्षा के मामले में भी भारत की महिलाएं पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार काम करने की आजादी, शिक्षा का अधिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए मां, बहन, स्त्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन आज यह एक ढोंग बन गया है। जिस तरह से भारत आज दुनिया की सबसे आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, इसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। ओके, गुड पॉइंट्स। भले ही यस मंजू, ओके, वो गुड पॉइंट्स, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे आपके और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया। ठीक है संजीता, अपने पॉइंट्स के हिसाब से आप बताइए, इसे कंक्लूड करिए कि किस प्रकार से महिलाएं अभी वर्तमान में किस पायदान पर पहुंच चुकी हैं और इसके अनुसार क्या नए इनोवेशन का कार्य भी कर चुकी हैं। हम और आप मिल करके या गवर्नमेंट मिल करके किस प्रकार से इसको नए आयाम दिए हैं। ठीक है, इस पर विचार, इसमें अपने पॉइंट्स रखें। महिला जो मुख्य उद्देश्य होता है वो महिलाओं को शक्ति प्रदान करना, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके तथा अपने निर्णय स्वयं लेने के योग्य बन सके। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने वाले कुछ महिलाओं को हम देख सकते हैं, जैसे कि बछेंद्री पाल। ये जो बछेंद्री पाल है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। दूसरा मदर टेरेसा, ये सामाजिक सेवा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीतिक क्षेत्र में हम देख सकते हैं जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये राष्ट्रपति रह चुकी हैं भूतपूर्व, और प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी। साहित्य के क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़ से कुछ महिलाओं को देख सकते हैं जैसे तीजन बाई, ये साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये विश्व स्तर पे विख्यात है। मिनी माता, इन्होंने महिला उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सरकार द्वारा कुछ किए गए प्रयास को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक महिलाओं का जो पहले व्यापार होता था, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959
सुविधा अधिनियम 1961, समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, दहेज निरोधक कानून 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, यौन उत्पीड़न कानून 2012। इस तरह से कई और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे अगला योजना, जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि, लाडली योजना, बेटी बचाओ पढ़ाओ योजना, तेजस्विनी दाई दीदी क्लिनिक योजना। और जैसे यौन उत्पीड़न महिलाओं के लिए उनके विशेष सहायता के लिए निर्भया सिंचित कोष में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वो सिंचित कोष से उनको सहायता प्रदान की जाती है। और हम इस कुछ महत्वपूर्ण और बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे महिलाओं को देश के आर्थिक विकासात्मक कार्यों में केंद्र में उपकर योजनाओं का संचालन करना चाहिए। और जैसे महिलाओं के जो कार्यों को है वो देश के विकासात्मक कार्यों में नहीं गिना जाता है, जीडीपी के अंदर भी उनके कार्यों को नहीं मापा जाता है। तो जेंडर बजटिंग का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि देश का जो है कार्यों में महिलाओं का योगदान क्या है उसका भी पता लगाया जा सकता है। और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, कार्यक्रम एवं योजनाएं तभी अपना रंग दिखा पाएंगी जब नारी खुद के अधिकार के संदर्भ में जागरूक होगी, तभी ये स्वयं को सशक्त बना सकेगी। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है, काफ़ी अच्छे विचार हैं। और जब तक नारी अपनी सशक्त जो अवस्था है अपने आप खुद आगे नहीं आएंगी तब तक वह नारी सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। इस पर बहुत अच्छे पॉइंट्स रखें आपने, क्योंकि वर्तमान समाज है या चाहे हमें देख सकते हैं कि कोई भी सरकार या फिर कोई भी संगठन इस प्रकार से कार्य करेगी, लेकिन जो कार्य है उस पर अमल तभी नहीं हो पाएगा जब तक कि नारी स्वयं आगे आकर के खड़ा ना हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरत है नारियों को अपने सम्मान की हक की लड़ाई के लिए सामने आए, खुद तैयार रहें और अपने सशक्तिकरण के जो कार्य हैं उस पर वह सामने स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करें। आज के जो इस टॉपिक पर काफ़ी अपने विचार रखे, सभी ने काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स रखे, सभी का जो पॉइंट्स था काफ़ी सराहनीय था। और इस तरह से जो हम लोगों का डिस्कशन है वो एक तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है हमारे सभी तरीके से, स्वयं के लिए भी और अन्य सभी लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सभी जो लोग हैं काफ़ी जो भी इच्छुक रहेंगे वो भी इस पर अपने विचार रख सकते हैं। कोई दूसरे भी इसमें इस तरह से के डिस्कशन में हमारे शामिल हो सकते हैं और इस तरह से हमें संपर्क कर सकते हैं। हर प्रकार के जो डिस्कशन है वो सैटरडे संडे को होता है। तो इस तरह से जो विचार हैं सभी के लिए एक उचित मार्गदर्शन करेगा, हमारे लिए सभी के लिए, हमारे सभी के लिए यह लाभदायक होगा। आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं और हम अगली जो कड़ी है वह हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप सैटरडे को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।